नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 9वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 10वीं यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी 9वीं यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप भी अपनी 9वीं और 10वीं यूनिट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन दोनों यूनिट की प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, 9वीं यूनिट निबंधों की यूनिट है, जिसमें आज का हमारा निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, जिसके रचनाकार नामवर सिंह जी हैं। तो दोस्तों, निबंध को शुरू करने से पहले हम नामवर सिंह जी द्वारा रचित अन्य रचनाओं को जान लेते हैं, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इनकी रचनाओं को देख लेते हैं हम। बकलम खुद 1951 में, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 में, पृथ्वीराज रासो की भाषा 1956 में, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 में, छायावाद 1955 में, इतिहास और आलोचना 1957 में, नई कहानी 1964 में, ये कहानी है, कविता के नए प्रतिमान 1968 में, दूसरी परंपरा की खोज सन 1982 में, वाद विवाद संवाद 1989 में, आलोचक के मुख से 2005 में, कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता 2010 में, हिंदी का गद्य पर्व, ये भी 2010 में, प्रेमचंद और भारतीय समाज 2010 में, ज़माने से दो दो हाथ 2010 में, साहित्य की पहचान 2012 में, आलोचना और विचारधारा 2012 में, आलोचना और संवाद 2018 में, पूर्व रंग, ये भी 2018 में। आज का हमारा जो ये निबंध है, ये इनकी जो पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, इसमें संकलित है, जो 1982 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, ये सभी नामवर सिंह की रचनाएं थीं। आज के निबंध को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में नामवर सिंह जी ने द्विवेदी जी को दूसरी परंपरा का जनक मानते हुए उनके समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में उन्होंने संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में द्विवेदी जी, यानी द्विवेदी जी कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन भी किया है। इस निबंध में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने दो बातों, संस्कृति और सौंदर्य पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। उन्होंने इस पुस्तक के संदर्भ में द्विवेदी जी का ही संदर्भ दिया है, मगर उसी बहाने इन विषयों पर डॉक्टर नामवर सिंह जी ने अपना विचार भी रखा है, जो इन विषयों को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह अनायास नहीं है कि प्रत्येक प्रगतिशील विचारकों के लिए संस्कृति और सौंदर्य का प्रश्न प्रमुख रूप से विचारणीय रहा है, क्योंकि इन पर संस्कृति विरोधी होने के साथ साथ सौंदर्य विरोधी होने का भी आरोप लगता रहा है। किन पर? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर। असल में ये ना तो कभी संस्कृति विरोधी रहे और ना ही सौंदर्य विरोधी, बल्कि ये इन दोनों में जो अभिजात्य का अतिरेक
अतिरेक था, या यूँ कहे कि संस्कृति और सौंदर्य को अभिजात्य का हिस्सा मान लिया गया था। नामवर सिंह जी लिखते हैं कि यदि दिनकर जी की मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, तो अगेय जी की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं जाती। नामवर सिंह जी ने साफ साफ लिखा है, और सच कहा जय तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक का फूल लिखा गया, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में ये बातें लिखी हैं कि उन्होंने अशोक का फूल जो निबंध लिखा था वो क्यों लिखा था। उन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने केवल ये उनका कोई प्रेम नहीं था एक पुष्प के प्रति, बल्कि ये हमारी संस्कृति और को बढ़ावा देने के लिए तथा आर्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तथा उनके आर्यों के अहंकार पर चोट करने के लिए इस निबंध को लिखा था। नामवर सिंह जी द्वारा इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी के सांस्कृतिक चिंतन को उजागर करने का मूल उद्देश्य यह था कि तथाकथित खुद को आधुनिक और प्रगतिशील समझने वाले संस्कृति को लेकर कितने जड़ हैं, जबकि संस्कार एवं विचार पूर्णतः धार्मिक और स्वभाव से आचार्य और कुछ हद तक दक्षिणपंथी समझे जाने वाले द्विवेदी जी का सांस्कृतिक चिंतन कितना प्रगतिशील और उदार है। नामवर सिंह जी ने द्विवेदी जी के सात्विक सौंदर्य बोध को निराला के सौंदर्य बोध से जोड़ते हुए कहा है, श्याम तन भर बंधा यौवन। वे प्रगतिशील सौंदर्य चेतना का आधुनिक क्रम निर्धारित करते हैं। नामवर सिंह जी ने द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा के 3 सूत्रों की चर्चा की है। पहले सूत्र के अनुसार द्विवेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते थे। दूसरे सूत्र के अनुसार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। तीसरे सूत्र की चर्चा करते हुए नामवर सिंह जी लिखते हैं, द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र है कि सौंदर्य एक सृजना है, मनुष्य की क्षमता का परिणाम है। ये इन्होंने नामवर सिंह जी ने 3 सूत्र बताए हैं इनकी लालित्य मीमांसा के, जिसमें तीसरा सूत्र है कि मनुष्य ये जो सौंदर्य क्या है, एक सृजन करने की चीज़ है, मनुष्य की क्षमता का परिणाम है, जिसको मनुष्य ने अपनी क्षमता के अनुसार कितना बढ़ा चढ़ा दिया है। अंत में नामवर सिंह जी द्विवेदी जी के सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ बंधनों से विद्रोह, इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। इस निबंध के माध्यम से नामवर सिंह जी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उनके सौंदर्य और संस्कृति संबंधी प्रेम को दर्शाना चाहते थे। और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इस निबंध में 2 बातों पर गंभीरता से विचार किया। क्या थी वे 2 बातें? संस्कृति और सौंदर्य। तो दोस्तों, ये निबंध कोई बहुत इम्पॉर्टेंट निबंध नहीं है नेट के दृष्टिकोण से। हाँ, नामवर सिंह की रचनाएं ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, वे कभी कभार पूछ ली जाती हैं। निबंध में बहुत
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे नहीं लगी, तो हम इस निबंध को इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, केवल हम समझने के लिए इस निबंध को पढ़ेंगे कि इस निबंध में आखिर है क्या। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली यूनिट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।